हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। स्टीव जॉब्स कहा करते थे, लर्न कंटिन्यूली, देयर इज़ ऑलवेज वन मोर थिंग टू लर्न। आपको लाइफ में कभी भी लर्निंग स्टॉप नहीं करनी है। जिस समय आप लाइफ में लर्निंग रोक देते हो, उसी समय आपकी लाइफ की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। इट मे बी योर रिलेटेड टू योर स्ट्रीम, प्रोफेशनल से रिलेटेड भी हो सकता है या फिर कुछ स्किल्स भी हो सकती हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में आपको शाफ्ट एंड स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बताने वाली हूँ। शाफ्ट क्या होता है? एक मैकेनिकल कंपोनेंट होता है जिसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, जिसका यूज़ हम करते हैं पावर ट्रांसमिट करने के लिए। अब शाफ्ट में क्या करते हैं कि ना 3 डायरेक्शन में कपल एक्ट करता है। एक्स और वाई जो डायरेक्शन होती है वो ट्रांसवर्स एक्सिस होती है। ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग जो कपल एक्ट करता है वो बेंडिंग मोमेंट कॉज करता है। अब बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से कॉज होते हैं। सेकेंड जो होता है जेड एक्सिस, मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या पोलर एक्सिस के डायरेक्शन में जो कपल लगता है वो आपका होता है ट्विस्टिंग। वो ट्विस्टिंग कोज करता है। ये जो ट्विस्टिंग होती है वो शियर स्ट्रेस की वजह से होती है। शाफ्ट के 2 कनेक्शन होते हैं। पहला होता है सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में क्या होगा कि इसका टॉर्क जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। सेकंड जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल कनेक्शन होता है। पैरेलल कनेक्शन के केस में क्या रहेगा कि शाफ्ट का जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है वो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, मतलब सेम रहेगा। अब यहाँ पे पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो होता है 2π NT/60, क्योंकि शाफ्ट क्या हो रही है? रोटेट कर रही है, तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोज होगा। ठीक है। देन सेकंड जो मेंबर है वो होता है स्प्रिंग। स्प्रिंग हमारा इलास्टिक मेंबर है। जैसे आप यहाँ पे एक्सटर्नल लोड को रिमूव कर देते हैं, उसी तरह यहाँ पे डिफॉर्मेशन भी रिमूव हो जाता है। अब स्प्रिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो नॉर्मली यहाँ पे स्प्रिंग स्टिफनेस की वैल्यू पूछ लेंगे। के की वैल्यू होती है GD4/8 या फिर टाउ मैक्सिमम, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है। यहाँ पे 2 शियर स्ट्रेस कोज होते हैं। फर्स्ट होता है टॉर्जनल एंड सेकेंड होता है ट्रांसवर्स की वजह से, तो वो टाउ मैक्सिमम की वैल्यूज पूछ सकते हैं। अब स्प्रिंग में भी 2 कनेक्शन होते हैं। पहला जो होता है जब सीरीज में स्प्रिंग कनेक्ट होती है तो उस समय क्या होता है, इसका डिफ्लेक्शन ऐड होता है। मतलब जितने नंबर ऑफ स्प्रिंग आप यहाँ पे ऐड करोगे उतने नंबर ऑफ यहाँ पे डिफ्लेक्शन ऐड होते जाएंगे। सेकंड जो कनेक्शन होता है पैरेलल कनेक्शन होता है। पैरेलल में क्या होगा कि इसका डिफ्लेक्शन सेम रहेगा, लोड यहाँ पे आप ऐड करते जाओगे। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन सेक्शंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ एन 4 मीटर कॉलम विद फिक्स एंड इफ इट्स क्रॉस सेक्शन इज स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ 40 mm। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो होती है L/K। के यहाँ पे डिनोट करता है रेडियस ऑफ जायरेशन को। अगर मैंने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा होता और यहाँ पे फिक्स एंड वाला टॉपिक मैंने ध्यान नहीं दिया होता तो नॉर्मली मैं 4 मीटर ले लेती लेंथ को, बट यहाँ पे क्या गया? कॉलम विद फिक्स एंड। अब फिक्स एंड की कंडीशन में जो इक्विवेलेंट लेंथ होती है वो ओरिजिनल की हाफ हो जाती है। तो यहाँ पे हम LE की वैल्यू कंसिडर करेंगे L/2, मतलब यहाँ पे 2 मीटर लेंथ लेके चलेंगे। एंड फिर क्या करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एरिया कैलकुलेट करेंगे। आपको स्क्वायर की साइड गिवन है तो आप स्लेंडरनेस रेशियो इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 173। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए कॉलम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू इट्स। अब पूछे कि सिलेंडर रेशियो होता क्या है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, ऑप्शन बी लीस्ट लेटर डायमेंशन, ऑप्शन सी मैक्सिमम लेटर डायमेंशन एंड ऑप्शन डी मैक्सिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। तो बताओ स्लेंडरनेस रेशियो क्या होगा? लेंथ टू इट्स लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स इज कॉल्ड। ऑप्शन है। ऑप्शन ए बीम, ऑप्शन बी स्ट्रट, ऑप्शन सी फ्रेम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्ट्रट। स्ट्रट क्या करता है? रूफ मेंबर को सपोर्ट करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए मटेरियल एक्सपेंड फ्रीली ड्यू टू हीटिंग इट विल डेवलप। अगर कोई मटेरियल फ्रीली एक्सपेंड हो रहा है तो उसमें कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा? ऑप्शन है। ऑप्शन ए थर्मल स्ट्रेस, ऑप्शन बी टेंसाइल स्ट्रेस, ऑप्शन सी कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड ऑप्शन डी नो स्ट्रेस। आपको किस वर्ड पे ध्यान देना है? फ्रीली पर। अगर कोई चीज़ फ्रीली एक्सपेंड कर रही है तो उसके ऊपर कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा। अब सेम कंडीशन हो जाती है जब हम वर्क डन निकालते हैं फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैसेस में। जब गैसेस फ्री एक्सपेंड कर रही है तो उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर फोर्स अप्लाई नहीं होता। जब कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लग ही नहीं रहा तो उस पर जो वर्क डन होगा वो जीरो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बार ऑफ कॉपर एंड स्टील फॉर्म ए कंपोजिट सिस्टम, दे आर हीटेड टू ए टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस। व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड इन द कॉपर बार। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक कंपोजिट सिस्टम है जिसके ऊपर जहाँ पे कॉपर और स्टील दोनों मटेरियल का यूज़ किया गया है। अब दोनों को हम 40 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं तो नॉर्मल सी चीज़ है कि यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा। अब इन्होंने पूछा है कि कॉपर के ऊपर कौन सा स्ट्रेस लगेगा। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है टेंसाइल, ऑप्शन बी कंप्रेसिव, ऑप्शन सी बोथ
बोथ एंड ऑप्शन डी शेयर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंप्रेसिव। अब कंप्रेसिव क्यों होगा कॉपर में, अभी यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे इनके कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को। कॉपर की जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है स्टील के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा कॉपर में और स्टील में टेंसाइल स्ट्रेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ 60 mm डायमीटर ट्रांसमिट ए टॉर्क ऑफ 1600 न्यूटन मीटर। द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप इज। अब यहाँ पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू पूछिए, टाउ किसके इक्वल होगा 16t अपॉन में पाई डी क्यूब। अब आपको टॉर्क की वैल्यू पता है, डायमीटर की वैल्यू का पता है, वैल्यूज पुट कर दोगे फॉर्मूले में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 37.72 मेगा पास्कल। Then next question है two shaft A and B are made of same material. The diameter of shaft B is twice that of shaft A. The ratio of power which can be transmitted by shaft A to that of shaft B is if maximum shear stress remains the same. अब हमसे पूछा गया है कि हमें पावर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अगर शाफ्ट बी का जो डाया है वो ट्वाइस हो शाफ्ट ए के। ठीक है, अब यहाँ पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू भी कांस्टेंट है, पावर क्या होती है 2 पाई NT/60। आपको क्या लेना है, टॉर्क का रेशियो लेना है। अब टॉर्क की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, शेयर स्ट्रेस क्या होता है 16t अपॉन में पाई डी क्यूब, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू तो सेम है। अब यहाँ पे जो टॉर्क और डायमीटर का क्यूब है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो इनके डायमीटर का हम लोग रेशियो ले लेंगे। हमें रेशियो निकालना है शाफ्ट ए का शाफ्ट बी से, और क्या गया है डी मतलब डायमीटर ऑफ बी इक्वल है ट्वाइस ऑफ डायमीटर ऑफ ए के, तो 1/2 का क्यूब हो जाएगा मतलब 1/8। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग डज नॉट डिपेंड ऑन। अब स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड नहीं करेगी, आपके पास ऑप्शंस है कॉइल डायमीटर, ऑप्शन बी मटेरियल स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स एंड ऑप्शन डी वायर डायमीटर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मटेरियल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए लॉन्ग सिलेंडर कॉलम ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन द रेशियो ऑफ क्रिटिकल बकलिंग लोड फॉर द केस ऑफ विद बोथ हैंड क्लैम्प्ड टू द केस ऑफ बोथ हैंड हिंज। बकलिंग लोड की वैल्यू होती है पाई स्क्वायर EI अपॉन में इक्विवेलेंट लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, दो केस गिवन है। पहले केस में क्या कहा है कि बोथ हैंड क्लैंप है, जब बोथ हैंड फिक्स होते हैं तो उस केस में इक्विवेलेंट लेंथ क्या होती है ओरिजिनल की हाफ होती है। देन सेकंड केस में कहा गया है बोथ हैंड हिंज है, तो बोथ हैंड हिंज के केस में क्या होगा इक्विवेलेंट लेंथ इक्वल हो जाएगी ओरिजिनल लेंथ की। अब मुझे बकलिंग लोड का फॉर्मूला पता है पाई स्क्वायर EI अपॉन में LE स्क्वायर होता है, मतलब जो इसकी इक्विवेलेंट लेंथ होती है उसके डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो निकाल लोगे। आपको पता है कि बोथ हैंड फिक्स के केस में L/2 हो जाएगा और बोथ हैंड हिंज के केस में L हो जाएगा, तो उसका रेशियो का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर ए स्टील यंग्स मॉड्यूलस गिवन है 200 गीगापास्कल कॉलम हिंज्ड ऑन बोथ साइड, तो मतलब इसका इक्विवेलेंट लेंथ जो होगा इक्वल हो जाएगा इसके ओरिजिनल लेंथ के। इट्स हाइट इज 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन इज 10 mm मल्टीप्लाई विद 20 mm। द लोएस्ट आइलर क्रिटिकल बकलिंग लोड इज। अब मैंने बकलिंग लोड का आपको फॉर्मूला बता दिया है पाई स्क्वायर EI अपॉन में LE स्क्वायर। सारी वैल्यूज गिवन है, कैलकुलेट कर लोगे। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3289.868। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए बॉडी थर्मल स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ। अब किसी बॉडी में थर्मल स्ट्रेस क्यों इंड्यूस होता है, आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए लेटेंट हीट, ऑप्शन बी टोटल हीट, ऑप्शन सी टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड ऑप्शन बी स्पेसिफिक हीट। अब बॉडी में अगर थर्मल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है तो नॉर्मल सी चीज़ें टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से होगा, मतलब डिफरेंस इन टेम्परेचर की वजह से। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिफॉर्म वार simply supported at the ends carries a concentrated load P at midspan if the same load be alternatively and uniformly distributed over the full length of the bar the maximum deflection of the bar is decreased by। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन है कि अगर कोई लोड इसके सिंपली सपोर्टेड बीम के मिड स्पान पे लगता तो तब उसका डिफ्लेक्शन होता आपके पास PL/48 EI। सेकेंड केस है जब वही लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता ओवर द फुल लेंथ ऑफ बार, उस केस में आपके पास रिफ्लेक्शन होता 5PL³ अपॉन में 384 EI। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा ऑफ द बार इज डिक्रीज्ड बाय, मतलब पहले केस से सेकंड केस में जो इसका डिक्रीमेंट आएगा डिफ्लेक्शन का वो कितने परसेंटेज होगा। तो हम नॉर्मल सी चीज़ क्या करेंगे D1 - D2 अपॉन में D1, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज आएगी 37.5%। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ विल बी। अब एक कैंटिलीवर बीम गिवन है, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, लेंथ के अक्रॉस में जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है डब्ल्यू, तो उस केस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन में 4EI, नेक्स्ट ऑप्शन है डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन में 8EI, नेक्स्ट है डब्ल्यू एल की पावर 4 में अपॉन में 3I एंड डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन में 48EI। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन में 8EI। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ L इज लोडेड बाय ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W ओवर द एंटायर स्पान. It is propped at the mid span so that the deflection at the center is 0. The reaction is at the center is. अब इन्होंने क्या केस दे रखा है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके ऊपर क्या है, यूनिफॉर्मली लोड एक्ट कर रहा है। अब इसके मिड स्पान पे भी लोड लगा दिया P। तो सबसे पहले हम अगर डिफ्लेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें कि इसकी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की वजह से कितना डिफ्लेक्शन कोज हो रहा होगा, तो W की वजह से आपके पास हो रहा होगा 5WL की पावर 4 अपॉन में 384EI एंड मिड स्पान पे जो लोड लगा है उसकी वजह से आपके पास जो डिफ्लेक्शन आएगा वो आएगा PL³ अपॉन में 48EI। तो हमसे पूछा गया है कि रिएक्शन एट द सेंटर क्या होगी, दोनों को इक्वल कर दो तो यहाँ पे रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन में सी, 5WL अपॉन में 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कैंटिलीवर बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू ए लोड W एट इट्स फ्री एंड. Okay, if the depth of the beam is double and the load is half, the deflection of the free end as compared to the original deflection will be. अब इन्होंने क्या कंडीशन दे रखी है, पहली कंडीशन क्या है कि एक कैंटिलीवर बीम है जिसके ऊपर लोड लग रहा है W एक द फ्री एंड में, ओके उस समय डिफ्लेक्शन कितना कोज होगा, WL³ अपॉन में 3EI। अब इन्होंने क्या कहा है कि अगर मैं बीम की डेप्थ को डबल कर दूं और इसकी लोड को हाफ कर दूं तो इसका डिफ्लेक्शन, अब जो न्यू डिफ्लेक्शन होगा वो ओरिजिनल डिफ्लेक्शन के कंपेयर में कितना रहेगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/16। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ डायमीटर ऑफ ए लॉन्ग कॉलम इज रिड्यूस्ड बाय 20%, मतलब अब जो डायमीटर रहेगी वो कितनी आ जाएगी 0.8D। द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन आइलर बकलिंग लोड इज, बकलिंग लोड की वैल्यू क्या होती है, π² अपॉन में L²। अब इन्होंने चेंज किस में किया है, इन्होंने ओनली डायमीटर को चेंज किया है, मतलब जो नया वाला डायमीटर है वो 0.8D है। तो अब मुझे बताना है कि परसेंट कितना रिडक्शन हो जाएगा अगर मैं कंपेयर करूँ ओरिजिनल को और न्यू से, तो कितना रिडक्शन होना चाहिए बकलिंग लोड में। तो यहाँ पे नॉर्मल सी चीज़ें क्या चेंज हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, πD⁴ अपॉन में 64, मतलब मुझे डायमीटर की जो डायमीटर का जो पावर है 4 उसको कंपेयर करना है। पहला जो डायमीटर था वो D रहेगा, नया वाला डायमीटर 0.8 की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जब मैं रिडक्शन कैलकुलेट करूँगी तो वो आपके आ जाएगा 59%। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बकलिंग लोड फॉर ए कॉलम हिंज्ड एट बोथ एंड्स इज 10 kN। इफ़ द एंड्स आर फिक्स द बकलिंग लोड चेंजेस टू, नॉर्मल सी चीज़ है, जब जो बीम है इसके बोथ एंड को हिंज कर दे तो उस समय जो इक्विवेलेंट लेंथ होती है वो L की इक्वल ही रहती है। अब यहाँ पे बकलिंग लोड की वैल्यू आती है π² अपॉन में LE², मतलब इक्विवेलेंट लेंथ। इक्विवेलेंट लेंथ बोथ एंड हिंज के केस में तो L ही रहेगी। नेक्स्ट जो केस इन्होंने दिया है कि बोथ एंड फिक्स है तो उस केस में क्या होती है, L/2 हो जाती है। तो जो बकलिंग लोड हो जाएगा वो कितना टाइम्स चेंज हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे पहले केस में थी 10 kN, सेकेंड केस में जब बोथ एंड फिक्स होंगे तो उस केस में बकलिंग लोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 kN। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 वर्टिकल कॉलम्स ऑफ सेम मटेरियल हाइट एंड वेट हैव द सेम एंड कंडीशंस, विच क्रॉस सेक्शन विल कैरी द मैक्सिमम लोड। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में 4 चॉइस गिवन है, ठीक है, चारों का जो मटेरियल हाइट वेट यहाँ तक कि एंड कंडीशंस तक भी सेम है। अब आपको इन चारों में चूज़ करना है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लोड कैरी आउट कौन करेगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है सॉलिड सर्कुलर सेक्शन, ऑप्शन बी थिन होलो सर्कुलर सेक्शन, ऑप्शन सी सॉलिड स्क्वायर सेक्शन एंड ऑप्शन डी आई सेक्शन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थिन होलो सर्कुलर सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 length of 50 mm diameter steel rod is solid while the remaining half is hollow having a bore of 25 mm। मतलब हाफ लेंथ जो है ना स्टील रोड की वो तो सॉलिड है, 50 mm है उसका डायमीटर। नेक्स्ट जो हाफ है उसको मैंने क्या कर दिया, उसको होलो सेक्शन है, मतलब वो 25 mm उसका इंटरनल डायमीटर है और आउटर डायमीटर आपका 50 mm ही रहने वाला है, ठीक है। द रोड इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क एट इट्स एंड। इफ द मैक्सिमम shear stress in solid portion is S, the maximum
मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द होलो पोर्शन इज। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर सॉलिड सेक्शन का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैपिटल एस होता तो आप ये बताइए कि होलो सेक्शन का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा कंपेयर टू एस के, मतलब जो सॉलिड के कंपेयर में। हम एस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, एस इक्वल होता है 16m अपॉन में पाई डी क्यूब, ठीक है। लेकिन जब मैं होलो सेक्शन की बात करूँगी तो होलो सेक्शन में ये रेशो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 16m डी आउटर अपॉन में पाई ब्रैकेट में डी आउटर की पावर 4 माइनस में डी इनर की पावर 4। अब आपको डी आउटर और डी इनर दोनों की वैल्यू पता है, इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर की। आउटर डायमीटर की वैल्यू आप पुट करोगे 50 mm एंड इनर डायमीटर की वैल्यू पुट करोगे 25 mm। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दोगे, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15s अपॉन में 16। देन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, फॉर द टू शाफ्ट कनेक्टेड इन द पेलर। अगर पेलर कनेक्शन होता है शाफ्ट का तो वहाँ पे क्या इक्वल रहता है, तब एंगल ऑफ ट्विस्ट सेम रहता है। लेकिन अगर यहाँ पे सीरीज कनेक्शन की बात की होती तो टॉर्क सेम रहता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।